नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एपीएस स्टडी हब पर। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम एक नए टॉपिक अक्षांश और देशांतर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अक्षांश और देशांतर जो टॉपिक है वो सभी कक्षाओं के लिए भी और सभी जो अपने एग्जाम होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करते हैं। क्या है अक्षांश और देशांतर? अक्षांश अक्षांश व देशांतर। देशांतर हमारी पृथ्वी का आकार है वो किस प्रकार का है? हमारी जो पृथ्वी है उसका आकार गोलाकार है, गोलाकार। और उसी प्रकार हम अक्षांश और देशांतर को समझेंगे। पृथ्वी पर खींची गई उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई या उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती है। और अक्षांश की बात करें हम तो वह रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश। और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती है। देशांतर रेखाएं कहलाती है। सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश रेखाओं में देखते हैं कि इनका काम क्या होता है। अक्षांश रेखाओं का क्या काम होता है कि ये स्थिति बताती है। स्थिति किस प्रकार कि हम अपने गूगल मैप में जब भी कोई चीज सर्च करते हैं कि जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर कहाँ है, तो वो कौन बताती है? अक्षांश रेखाएं बताती है। किसी स्थान की स्थिति को बताना ये काम है किनका? अक्षांश रेखाओं का। और सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। यह पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। ग्लोब पे खींची गई सभी रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो यह पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। किस प्रकार? यह दिशा है उत्तर की दिशा, यह दक्षिण है, यह पूर्व है और यह कौन सी है? पश्चिम दिशा। तो जो रेखा पृथ्वी के मध्य से निकलती है उसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। यह दो भागों में विभाजित करती है। तो यह भाग कौन सा हो गया? उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और इस भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस भाग को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। यह पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। और भाग कौन कौन से हैं? एक तो है उत्तरी गोलार्ध और एक है दक्षिणी गोलार्ध। दो भाग हो गए इसके। और इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और क्या नाम है इसका? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा के नाम से इसको जाना जाता है, जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। और यहां से निकलने वाली उत्तरी गोलार्ध से निकलने वाली ये सभी अक्षांश रेखाएं क्या कहलाएंगी? उत्तरी गोलार्ध से निकलने वाली सभी रेखाएं क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी गोलार्ध से निकलने वाली सभी रेखाएं उत्तरी अक्षांश कहलाती है।
और दक्षिणी गोलार्ध से निकलने वाली सभी रेखाएं क्या कहलाती हैं? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इस गोलार्ध से जो रेखाएं निकलेंगी वो क्या कहलाएंगी? दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी गोलार्ध से निकलने वाली उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध से निकलने वाली दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य अगर दूरी पूछ ली जाए, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य दूरी पूछ ली जाए तो दूरी कितनी होती है? एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य दूरी पूछ ली जाए तो कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर। 111.13 किलोमीटर की दूरी होती है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य। अब हम बात करेंगे कि इन अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है। जो पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं खींची गई है उन अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो वो संख्या है, कुल अक्षांश कितने हैं? 181 अक्षांश है। कुल अक्षांश कितने अक्षांश है? कुल 181। परंतु यहां उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु ही है, रेखा नहीं है किसी प्रकार की कोई। क्या है? एक बिंदु है, केवल एक बिंदु है, रेखा नहीं है। अगर कुल अक्षांश पूछ लिए जाए तो कितने हैं? 181। और अगर कुल अक्षांश रेखाएं पूछ ली जाए तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे, कितनी हो जाएगी? 179। 179 अक्षांश है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य दूरी कितनी है? 111.13 किलोमीटर है। देशांतर रेखा किसे कहा जाता है? जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हो, वह काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है या उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती हैं। और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछ ली जाए तो 179 179 है। और कुल अक्षांश पूछ लिए जाए तो कितने हैं? 181 हैं। कुल अक्षांश कितने हैं? 181 हैं। अक्षांश रेखाओं का काम क्या होता है कि वो स्थिति बताते हैं। क्या बताते हैं? स्थिति बताते हैं। और भूमध्य रेखा अक्षांश रेखाओं की सबसे लंबी रेखा है। अक्षांश रेखाओं में सबसे लंबी रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा है, जिसे क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा का काम क्या है कि वो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाया? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाया। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाया। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की, कि कौन कौन सी ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार की ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर भूमध्य रेखा 2 भागों में पृथ्वी को विभाजित करती है। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा है। इसी के समान 2 और रेखाएं हैं। एक रेखा तो है ये, क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश। और ये रेखा है, क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा अक्षांश कहलाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को और किस नाम से जानते हैं? तो दूसरा नाम है इसका क्या? कर्क रेखा। कर्क रेखा कहा जाता है इसको। और दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा।
मकर रेखा कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण किस प्रकार है? क्योंकि इन 3 रेखाओं पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य अपनी किरणें सीधी गिरता है इन 3 रेखाओं पर। कब डालता है सूर्य अपनी किरणें सीधी? भूमध्य रेखा पर। देखें तो भूमध्य रेखा पर एक वर्ष में कितनी बार डालता है? 2 बार। भूमध्य रेखा पर एक वर्ष में सूर्य की किरणें 2 बार सीधी पड़ती है। कब कब? एक तो पड़ती है 21 मार्च को, 21 मार्च को, और दूसरी कब पड़ती है? दूसरी पड़ती है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को। एक तो 21 मार्च को, दूसरी 23 सितंबर को। वहीं अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? तो कर्क रेखा पर पड़ती है सूर्य की किरणें 21 जून को। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। अगर हम मकर रेखा की बात करें कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं, तो मकर रेखा पर पड़ती है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। होता क्या है कि इन रेखाओं पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो जैसे कि अपने बात करते हैं मकर रेखा की, अगर मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा, वो कहां स्थित है? दक्षिणी अक्षांश रेखा है, तो कहां होगी? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में होगी। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन सी? मकर रेखा। यहां अगर सूर्य की किरणें इस रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो दिन क्या होगा? बड़ा होगा। दिन क्या होगा? बड़ा। और रात क्या होगी? छोटी। दिन बड़ा और रात छोटी होती है। इसी के विपरीत होता है कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि जब मकर रेखा पर सीधी पड़ती है तो यहां दिन बड़ा और रात छोटी होती है। यहां रात बड़ी और दिन छोटा होता है। दिन जो है वो क्या होता है? छोटा होता है। और रात क्या होती है? बड़ी होती है। रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। अगर यही प्रक्रिया कर्क रेखा पर होती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में होती है, तो क्या होगा? यहां क्या होगा? अगर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो क्या होगा? यहां भी दिन बड़ा होगा और रात क्या होगी? छोटी होगी। रात छोटी होगी और दिन क्या होगा? बड़ा होगा। और इस दिन यहां विपरीत होगा। इस दिन क्या है? यहां विपरीत होगा। दक्षिणी गोलार्ध में इसका विपरीत होगा। आपके लिए एक क्वेश्चन तो यह बनता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा और सबसे बड़ा दिन कौन सा है? और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा व छोटा दिन कौन सा है? जरूर बताइए जी, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा और सबसे बड़ा दिन कौन सा है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा और सबसे बड़ा दिन कौन सा है। अब आगे हम बात करेंगे कि अगर यही प्रक्रिया भूमध्य रेखा पर होती है, यह प्रक्रिया क्या होती है? भूमध्य रेखा पर होती है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेगी, तो क्या होगा? उस समय क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने से दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, दिन और रात समान होंगे। क्या होंगे? दिन और रात समान होंगे। कब? जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। और ये कब पड़ती हैं? एक तो पड़ती है 21 मार्च को,
और एक पड़ती है 23 सितंबर को। एक तो पड़ती है 21 मार्च को और एक पड़ती है 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो क्या है, दिन और रात दोनों गोलार्धों में समान होते हैं। तो 22 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती है, मकर रेखा पर, मकर रेखा पर। और क्या होगा फिर, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और मकर रेखा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। किसको, मकर रेखा को। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से किसको जाना जाता है, कर्क रेखा को। किसको जाना जाता है, कर्क रेखा को। और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है, 21 जून को पड़ती है। 21 जून को पड़ेंगी तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। और भूमध्य रेखा पर एक वर्ष में कितनी बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो वो पड़ती हैं जी 2 बार। कब कब है, एक तो 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। एक 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। कहां, भूमध्य रेखा पर। तो क्या होगा, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में समान रहेंगे दिन और रात। समान रहेंगे क्या, दिन और रात समान रहते हैं। यह थी कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। अब हम बात करेंगे इन अक्षांश रेखाओं पर सूर्य के चमकने के कारण, सूर्य के चमकने के कारण प्रकृति पर या वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 2 बार चमकती है। सूर्य की किरणें सीधी 2 बार पड़ती है। सूर्य की किरणें 2 बार भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें 1 बार पड़ती है, मकर रेखा, जिसे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा पर भी सूर्य की किरणें 1 बार पड़ती है। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 1 बार पड़ती है। इसे क्या कहा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है। अगर सूर्य की किरणें यहां घूम रही है पूरे वर्ष, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच घूम रही है, तो यहां क्या होगा, गर्मी अधिक होगी। क्या होगा, गर्मी अधिक होती है। इसलिए इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध कहा जाता है। और यहां से ऊपर अगर हम देखें, यहां तक कौन सी रेखा है, ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक कौन सा कटिबंध होगा, शीतोष्ण कटिबंध होगा। शीतोष्ण कटिबंध होगा। और उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी यही होता है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, कौन सी, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है, वहां पर भी 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा तक कौन सा कटिबंध होगा, शीतोष्ण कटिबंध होगा। शीतोष्ण कटिबंध ही यहां हो। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यहां तक जो उत्तरी ध्रुव है वहां तक कौन सा कटिबंध होगा, सर्द कटिबंध होगा। कौन सा, सर्द कटिबंध होगा। और यही यहां होगा दक्षिणी गोलार्ध में, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक कौन सा कटिबंध होगा, सर्द कटिबंध होगा। सर्द कटिबंध होगा।
यहां सूर्य अधिक चमकता है पूरे वर्ष, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर। तो यहां कौन सा है? उष्ण कटिबंध है। पूरे वर्ष यहां ग्रीष्म ऋतु रहती है, ऐसा मौसम रहता है कि पूरे वर्ष गर्मी हो। और यह है शीतोष्ण कटिबंध, यहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तो यहां ना गर्मी होती है और ना अधिक सर्दी होती है, ना अधिक गर्मी और ना अधिक सर्दी। इसलिए इसको एक नाम और से भी जाना जाता है, उपोष्ण कटिबंध के नाम से। कौन से? उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यहां पर सूर्य की किरणें वर्ष में नाम मात्र के बराबर पहुंचती है। दोनों ध्रुवों पर सूर्य की किरणें जो हैं वो नाम मात्र के बराबर पहुंचती है, इसलिए यहां बर्फ जमी हुई होती है पूरे वर्ष भर। हम यूं कह सकते हैं कि हमेशा यहां क्या होता है? बर्फ जमी हुई होती है, इसलिए इस कटिबंध को क्या कहेंगे? सर्द कटिबंध कहेंगे। ये थी हमारी कुछ अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी। अगली क्लास में हम देशांतर रेखाओं के बारे में और राजस्थान और भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।